हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और मैं हूं अपस्किल मोड में। और आपको अपस्किल करने के लिए आज मैं बात करने वाला हूं ई कॉमर्स के बारे में। देखिए दोस्तों, आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। उनको ये बात नहीं पता कि क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। इसी कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करने के लिए आज हम लोग कुछ चेकलिस्ट की बात करेंगे जिसको आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए हम लोग व्हाइट बोर्ड में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले जब भी हम ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, राइट। इसका मतलब इंटरनेट के ऊपर में आपका एक शॉप, जैसे आपका एक नॉर्मल शॉप है वैसे इंटरनेट के ऊपर में आपका एक शॉप है। उसकी कुछ कुछ एडवांटेज है, जैसे कि अगर आपका शॉप इंटरनेट के ऊपर में है तो वहां पे लोगों को पहुंचने के लिए जाना नहीं पड़ता, ट्रैवल नहीं करना पड़ता, घर में बैठे हुए अपने डिवाइस में देख सकते हैं। 24 घंटे के लगभग में वो शॉपिंग कर सकते हैं, 24 घंटा आपकी दुकान खुली रहती है। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेज है उसके अंदर में, राइट। तो आपको सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो है आपको टेक्नोलॉजी के अंदर में जरूरत पड़ेगी एक वेबसाइट की। नाउ ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट दो तरह से बन सकती है। या तो ये कस्टम कोडेड हो सकती है या CMS। अब मैं इसको समझाता हूं कि कस्टम कोडेड क्या है। कस्टम कोडेड मतलब कि हार्डकोर कोडिंग की हुई, एकदम स्क्रैच से बनी हुई साइट। ये कॉस्टली भी होती है और ये ज्यादा सिक्योर होती है। ज्यादा सिक्योर बना भी सकते हैं इसको, और भी बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं जो नॉर्मल जगह पे आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग CMS यूज करते हैं, लोग जिसको बोलते हैं कंटेंट मैनेजिंग सिस्टम, यानी कि आपके कंटेंट को मैनेज करने का सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपके मोबाइल में एक ऐप होता है स्पेसिफिक टास्क के लिए, जैसे व्हाट्सएप है तो वो मैसेज भेजने के लिए, वैसे ही ये CMS ई कॉमर्स स्टोर को मैनेज करने के लिए होता है। अब इसमें सबसे फेमस जो आजकल है वो है शॉपिफाई। शॉपिफाई एक CMS है, ई कॉमर्स CMS है, और उसके अंदर में आपको रजिस्टर करना पड़ता है। 1 महीना शुरुआत का फ्री होता है, एंड देन उसके बाद में हर महीने का कुछ चार्ज होता है। इसमें आपको होस्टिंग फ्री होती है, यानी कि शॉपिफाई की खुद की होस्टिंग होती है, इसलिए स्पीड वगैरह मैनेज करना आपको उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। लेकिन दूसरे और भी CMS अवेलेबल हैं, यानी कि शॉपिफाई में आपको पैसे देने पड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे CMS है जैसे कि वर्डप्रेस, ये सेकंड सबसे बड़ा है। इसके अंदर में वूकॉमर्स करके एक प्लगइन है जिसके थ्रू आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। वर्डप्रेस फ्री है, लेकिन अंदर का प्लगइन सब उसका फ्री नहीं। और एक है मैजेंटो, ये भी काफी फेमस, काफी पुराना CMS है, लेकिन अभी के टाइम में इसमें थोड़ी सी स्पीड की इशू आ रहा है तो लोग इसको यूज नहीं करते। इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, इसको इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको लोग यूज नहीं करते हैं। शॉपिफाई सबसे इजी है हैंडल करना। अगर आपको कोडिंग नहीं भी आता है तो आप शॉपिफाई को कर सकते हैं। अब वर्डप्रेस और मैजेंटो, इन दोनों के लिए आपको चाहिएगा होस्टिंग। होस्टिंग मतलब होता है एक ऐसा स्पेस, जैसे कि अगर आप मोबाइल फोन में फोटो खींचोगे तो फोटो कहीं ना कहीं मेमोरी में सेव होगा। वैसे ही आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है, आपकी वेबसाइट का जो टेक्स्ट है, जो इमेज है, जो कोड है वेबसाइट का, जो कस्टमर परचेस करेंगे उसका डेटा जो कहीं ना कहीं सेव होगा। तो वो उसको हम लोग बोलते हैं, वो समझिए कि वेबसाइट का एक हार्ड डिस्क होता है, एक मेमोरी होता है। तो वो आपको होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। अब ये होस्टिंग अलग अलग कंपनीज की आती हैं, अच्छी भी आती हैं, बहुत महंगी भी आती हैं, बहुत सस्ती भी आती हैं, अलग अलग तरह की कंपनीज की आती हैं। अभी हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन शॉपिफाई और नॉर्मल में आपको यही फर्क है। शॉपिफाई आपको सारे के सारे एक्सपीरियंस दे देता है, उसमें वेबसाइट बनाना बहुत ईजी होता है। नाउ टेक्नोलॉजी में सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपने CMS लगा लिया फिर उस पर वेबसाइट अपने हिसाब से बना लिया, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। आप जब अपना बिजनेस चलाओगे तो पैसा भी तो कलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। पैसा मतलब यही तो होता है, दुकान में पैसा दिया, उसके अगेंस्ट में सामान लिया, तो उसके लिए लगता है देयर इज समथिंग कॉल्ड पेमेंट गेटवे। नाउ ये पेमेंट गेटवे क्या होता है? ये बेसिकली जैसे कि आप भी ई कॉमर्स शॉप करते हैं अमेजन में, तो आप क्या करते हो, आप पेमेंट कर देते हो, बैंक से आपका पैसा कट जाता है, या तो UPI से कट गया, या तो नेट बैंकिंग से या कार्ड से कट जाता है पैसा, राइट। वैसे ही आपके भी शॉप में ई कॉमर्स का जो शॉप होगा ई कॉमर्स के शॉप के अंदर में लगेगा, राइट। तो यहां पे आपको एक इस पेमेंट गेटवे को आप कैसे देते हैं कि हवा में मिल जाता है। इस पेमेंट गेटवे के लिए आपको होना चाहिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, कंपनी का टिन नंबर, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, ये सब आपको होना चाहिए। तभी जाके या तो बैंक या तो एक थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं, जैसे बैंक मतलब कि HDFC, ICC, ये सब ना बहुत सारे पेमेंट गेटवे जो इंटरनेशनल होते हैं या नेशनल होते हैं, उनके साथ में इनका कोलैबोरेशन होता है। तो बैंक के थ्रू भी आप जा सकते हो वहां पे, लेकिन वो आपसे मांगेंगे, डेटा मांगेंगे, वो आपसे मांगेंगे पेपर, आपका पेपर मांगेंगे कि आपका टिन क्या है, आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या है, राइट। आपकी कंपनी का वेबसाइट की टेक्नोलॉजी भी मांगेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तो आपको बोलना पड़ेगा आप शॉपिफाई यूज कर रहे हो, HTTPS यूज कर रहे हो, ऐसा करके आपको बोलना पड़ेगा। इसका डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट से आप
निकल जाता है क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करो, तो वही सेम डेटा आप बैंक को ईमेल कर देते हो या और उसके बाद में बैंक वाला जो होता है आपका सारा वेरीफाई करने के बाद में ये आपका पेमेंट गेटवे बना देगा। लेकिन पेमेंट गेटवे सिर्फ आ जाने से ऐसा नहीं होता, फिर आपको उसको अपने वेबसाइट के अंदर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए आप डेवलपर का मदद ले लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। तो कोई डेवलपर को हायर कर लीजिए आवरली बेसिस पे, या अगर आप अपनी वेबसाइट किसी डेवलपर से बना रहे हो तो वही ये काम आपका कर देगा। इसके अलावा एक थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे आता है, जैसे कि रेजर पे, और इंटरनेशनली स्ट्राइप है, पेपल है, राइट, इंस्टामोजो है इंडिया के अंदर में। तो ये बेसिकली बैंक नहीं होते, ये एक स्टार्टअप है जो पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे भी आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे। इनफैक्ट आपको जीएसटी का भी अप्लाई कर देना चाहिए जब आप कंपनी अप्लाई की हो, ताकि जीएसटी आपको भरना पड़े। जब भी आप रेवेन्यू जनरेट करोगे तो गवर्नमेंट को भी आपको पैसे देने पड़ेंगे लीगली बिजनेस को चलाने के लिए, तो आपको ये भी जीएसटी के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो जीएसटी अप्लाई करने से आपका लीगल हो जाएगा, आप गवर्नमेंट परेशान नहीं करेगी, टैक्सेशन वगैरह आपका ठीक रहेगा, राइट, वो चीज रहेगी। सो दोस्तों, अब आपकी वेबसाइट बन चुकी है और आपकी वेबसाइट में पेमेंट गेटवे भी लग गया है और पेमेंट गेटवे से वो पैसा लेने के लिए रेडी है। लेकिन सामान, आपका दुकान आपने जब खोला है तो दुकान में सामान भी होना चाहिए, राइट। बेचोगे किसको? आप लिस्ट तो कर दोगे भाई हमको टी शर्ट बेचना है, लेकिन टी शर्ट ही आपके पास नहीं तो कैसे बेचोगे, राइट। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट आता है, सेकंड पार्ट होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपको जो भी प्रोडक्ट बेचना है, या तो आप D2C कर रहे हो यानी कि डायरेक्ट टू कस्टमर खुद से प्रोड्यूस कर रहे हो, या तो आप कहीं दूसरे से प्रोडक्ट लेके उसको व्हाइट लेबल करके बेच रहे हो, राइट। व्हाइट लेबल मतलब कि आपने टी शर्ट लिया XYZ कंपनी से, अपनी कंपनी का टैग लगा के बेच दिया। ज्यादातर बिजनेस अभी यही कर रहे हैं, जैसे माइक्रोमैक्स चाइना से मोबाइल लेके अपना लोगो लगा के बेच देता था, राइट। तो आपको इन्वेंट्री में स्टॉक मैनेजमेंट करना पड़ेगा, यानी कि आपको ये पूरी की पूरी मैनेज करनी पड़ेगी। और स्टॉक मैनेजमेंट के लिए आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर होगा। शॉपिफाई के अंदर में ऑलरेडी एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है अंदर में मैनेज करने के लिए। बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि आपके पास में 5 पीस टी शर्ट है, राइट। अब आपने इसका एडवर्टीजमेंट चालू किया, मार्केटिंग चालू किया और किसी एक ने एक खरीद लिया, तो अब कितना बचा आपके पास में? 4 बचा। तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट जब 0 पहुंचने वाला होगा तो आपको नोटिफाई कर देगा, भाई आपका ना ये खत्म हो रहा, आपका प्रोडक्ट खत्म हो रहा, और भी स्टॉक करो, नहीं तो ना आपको दिक्कत होगा आगे में जाके, राइट। मान लेते हैं 5 की जगह 100 मान लो, 200 मान लो, 300 मान लो, 1000 मान लो, जितना तुमको मानना मान लो, राइट। तो आपको इन्वेंट्री में स्टॉक को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल का जो जमाना है बहुत फास्ट शिपिंग का है। अगर आप, जैसे कि आपके यहाँ कोई ऑर्डर हुआ 2-3 दिन के अंदर में आपके यहाँ नहीं पहुंचा, तो लोग कैंसिल करना ऑर्डर चालू कर देते हैं। तो इसीलिए स्टॉक मैनेज करके रखना पड़ता है, जैसे ऑर्डर आया उसी दिन हम अपना निकाल दिए। अब कैसे भेजते हैं, क्या भेजते हैं, उस पर आगे भी हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या है, लॉजिस्टिक पे हम लोग बात करेंगे उस पर। तो इसमें 2 तरह से कर सकते हैं, या तो आप स्टॉक को अपने पास में रख लो, या तो किसी के साथ पार्टनरशिप कर लो। कोई मैन्युफैक्चरर है कंपनी का, राइट, आप उसके प्रोडक्ट को बोलो कि ई-कॉमर्स में हम तुम्हारा प्रोडक्ट ही बेचेंगे, राइट, और उसके साथ में आप कर लो क्या, पार्टनरशिप। जैसे ऑर्डर आए उनको भेजो, लेकिन इसके बीच में आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो आप पार्टनरशिप करोगे ना, ये उतना ज्यादा ना ध्यान नहीं देते आपके लिए, तो ये सारा बिजनेस मल्टीपल जगह बेच रहे हैं, तो आपको ना एक पूरा सिस्टम फिट करना पड़ेगा कि नहीं, हम अगर आपको ऑर्डर देंगे तो एक दिन के अंदर में, 1 घंटे के अंदर में, 10 घंटे के अंदर में वो ऑर्डर निकल जाना चाहिए। ये पूरा का पूरा सिस्टम सेट करना पड़ेगा आपको इनके साथ में, तो ही जाके आप इफेक्टिवली काम कर पाओगे। पार्टनरशिप से क्या फायदा होगा, आपको खरीद के रखने की जरूरत नहीं होगा, जब आपका आया तब आप बेच दो। इंडिया में हालांकि ये पार्टनरशिप वाला चीज ज्यादा चलता नहीं, क्योंकि आदमी लोग उतने ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है, तो ये चीज चलती नहीं। लेकिन स्टॉक मैनेज, इसीलिए सबको स्टॉक क्या करते हैं, स्टॉक को मैनेज करके चलते हैं। तो स्टॉक मैनेज कीजिए अपना, और स्टॉक में एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट रखिए कि क्या खत्म हो रहा, क्या नहीं खत्म हो रहा। आप इसके लिए एक्सेल शीट भी यूज कर सकते हो, इसके लिए कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो कि शॉपिफाई के अंदर में होता है, राइट, कोई भी CMS के अंदर में एक प्लगइन आ जाता है, उसके साथ में भी आप मैनेज कर सकते हैं। अब आते हैं, आपके पास में सामान भी हो गया, अब आपको सामान बेचना है। यहां पे काम आता है मार्केटिंग का। अब मार्केटिंग, चूंकि आपका जो स्टोर है डिजिटल में है, तो मार्केटिंग भी डिजिटल में ज्यादातर चलता है। तो इसमें क्या क्या आप कर सकते हो, आप इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, यानी कोई आदमी किसी प्रोडक्ट का नाम सर्च किया, जैसे कि हैंड प्रिंटेड टी शर्ट का नाम सर्च किया, तो आपका टॉप 10 के अंदर में आ रहा है, तो आपके बिकने का चांसेस होता है। आप पेड ऐड कर सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम के अंदर में कर सकते हो, ज्यादातर लोग फेसबुक इंस्टाग्राम के अंदर में ऐड करके चलाते हैं। गूगल एड्स यूज कर सकते हो, गूगल में आजकल शॉपिंग एड्स आ गया है, शॉपिंग एड्स को यूज कर सकते हो। यूट्यूब के अंदर में
ऐड यूज कर सकते हो। गूगल कोई आदमी सर्च करता हो सर्च पे, ब्लॉग्स के ऊपर में, तो गूगल का बहुत सारा ऑप्शन है जहां पे आप यूज कर सकते हो। मीडिया बाइंग कर सकते हो, मीडिया बाइंग टबुला वगैरह एक और कंपनी है जो जिसके थ्रू आप मीडिया बाइंग वगैरह कर सकते हो, मतलब कि बेसिकली किसी वेबसाइट में स्पेस आप बाई कर रहे हो तो ये भी आप काम कर सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग, नॉर्मली ऑर्गेनिक पोस्ट के थ्रू आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में पोस्ट, ट्विटर में ट्वीट करके। थोड़ा स्लो है ये, बेसिकली ये ब्रांडिंग की तरफ ज्यादा होता है। और उसके बाद में ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, इसका आरओआई बहुत ज्यादा होता है, बट ईमेल मार्केटिंग में आपको बहुत सारी चीजें सेटअप करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको सेटअप करने की जरूरत पड़ेगी कि अगर कोई आदमी आपके यहाँ पे कार्ट में डाल दिया है बट परचेस नहीं किया तो उनको ईमेल चला जाए, तो ये अलग अलग ईमेल के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके थ्रू आप इसका सेटअप कर सकते हो। किसी दिन और उसके बारे में डिटेल में बात करें कैसे सेटअप वगैरह होता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो, कोई दूसरा आदमी जो अपना लार्ज फॉलोअर बना के रखा है वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करे। आप अक्सर यूट्यूब में देखते होगे वीडियो चलता है, बीच में आके वो दैट मामा अर्थ का ऐड देने लगते हैं, करने लगते हैं, राइट। तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर में होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावरफुल है, टाइम टेकिंग है, एसएमएस मार्केटिंग। लेकिन एसएमएस मार्केटिंग आप सिर्फ जो थ्रू आउट द टाइम आप कस्टमर को बनाया है उसका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस लिए उसके ऊपर करोगे तो आपको ज्यादा फायदा करेगा। तो एसएमएस मार्केटिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग जहां पे आप काम कर सकते हो। अगेन इसके लिए आपको एसएमएस का गेटवे लेना पड़ेगा। तो पिनैकल करके एक कंपनी है जो गेटवे देती है, गपशप है जो गेटवे देती है, राइट। तो उन सब गेटवे के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये आपका तो हो गया मार्केटिंग के अंदर में। अगर आपको मार्केटिंग नहीं आ रहा तो आइए भैया, आइए हवेली पे आइए, आपको सिखाते हैं अपस्किल के थ्रू, राइट। तो अपस्किल में हम लोग ये सारे के सारे मार्केटिंग, इसमें एसएमएस नहीं सिखाते हैं, बाकी सारी की सारी जो आती हैं बहुत इन डेप्थ में सिखाते हैं, जिसको आप अपने ई कॉमर्स के बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो। आइए सिखा देंगे, कोई बात नहीं। बहुत सारे हजारों लोग इसको यूज कर रहे हैं, आप भी यूज कीजिए, आप भी सीखिए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए। अब आते हैं कि अभी मार्केटिंग कर रहे हैं लेकिन एक चीज हम लोग को छूट गई, वो है प्रोडक्ट का पैकेजिंग, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट है उसका पैकेजिंग। देखो प्रोडक्ट का पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रांड वैल्यू के लिए। अगर आपका पैकेज बहुत अच्छा से पैकेजिंग किया ना, तो आप अगर कोई प्रोडक्ट है और उसका आप मार्केट रेट से ज्यादा रेट में भी बेचोगे ना, तो लोग उसको देने के लिए तैयार है। अगर उसको लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये आपका ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट पैकेजिंग में बहुत ध्यान दीजिए अगर आपका D2C प्रोडक्ट है तो, ठीक है। D2C मतलब होता है डायरेक्ट टू कस्टमर, आप ही उसको बना रहे हो। जैसे कि मेरा एक स्टूडेंट है, वो हेल्दी स्नैक्स बनाता है, ऑनलाइन वो बेचता है, राइट। तो उसका अपना खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट बेचता है। तो उस केस में आप ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्ट पैकेजिंग में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और हर किसी में तो ये नहीं हो सकता, सब तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्रोडक्ट जैसे फूड के प्रोडक्ट है, तो अगर आप ऐसा प्रोडक्ट पैकेज बनाओ कि लोग खाने के बाद में उसको फिर यूज कर सकें। तो एक जैसे कि एक डब्बा है, प्लास्टिक का डब्बा है या अच्छा सा डब्बा है, उस डब्बे को आपका स्नैक्स खाने के बाद में अगर आप वो डब्बा दे देते हो तो अपने शेल्फ में लोग रखते हैं, यूजुअली किचन वगैरह में रहते हैं, तो ब्रांड रिकॉल पैदा होता है। जैसे कि डालडा का जो डब्बा आता है, डालडा वाला जो डब्बा आता है, राइट, तो उस डब्बे को लोग क्या करते हैं, वो लोग डब्बे को फेंकते नहीं, उसके अंदर में कुछ चावल रख दिया, कुछ रख दिया। तो जब भी वो अपने किचन में जाते हैं तो वैसे खुलते हैं तो डालडा के डब्बे से निकलता है, उनके दिमाग में फिट हो गया कि डालडा मतलब घी, वनस्पति घी। और आपके पैकेजिंग के अंदर में दो चीजें, पहली चीज जो है एक क्लियर बेनिफिट, आपका प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है, क्लियर बेनिफिट, आप इसको कर सकते हैं। आप 100 प्रोडक्ट को उठा के देख लो, जो भी प्रोडक्ट का पैकेजिंग है उसमें बहुत क्लियर बेनिफिट। जैसे कि मेरे पास में कोको कोला है, अब ये कोको कोला का क्लियर बेनिफिट यहां पे लिखा हुआ, आई डोंट नो आपको नजर आ रहा है कि नहीं, नो शुगर नो कैलोरीज, राइट। तो वैसे ही एक क्लियर बेनिफिट होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर सोशल प्रूफ होता है कि कोई सेलिब्रिटी का शक्ल, कोई अच्छा दिखने वाले लोगों का शक्ल आपके पैकेजिंग में, जैसे कि अगर कोई बच्चा का कपड़ा बेच रहे हो और बहुत सुंदर सा दिखने वाला बच्चा उस कपड़े को पहन रहा है, तो इंस्टेंट सोशल प्रूफ, चाहे वो सेलिब्रिटी हो ना, अगर वो दिखने में अच्छा है, गुड लुकिंग है और वो पहन रहा है कपड़ा, तो दूसरे के अंदर में होगा कि मेरा बच्चा भी वैसा दिखेगा, राइट। तो ये एक इंस्टेंट आपको बहुत ग्रेटिफिकेशन होता है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि विराट कोहली का शक्ल होता है, सलमान खान का शक्ल होता है पैकेजिंग के ऊपर में। बेसिकली ये पैकेजिंग के ऊपर में ये सोशल प्रूफ पैदा करता है। अब
आते हैं, पैकेजिंग हमारा हो गया, अब आते हैं लॉजिस्टिक पे आते हैं। तो लॉजिस्टिक जो है ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपका प्रोडक्ट आपने वेबसाइट बनाया, प्रोडक्ट इन्वेंटरी मैनेज की, आपने ब्रांड पैकेजिंग भी कर ली, आपने मार्केटिंग करके प्रोडक्ट को बेच दिया। अब बेचोगे तो अपने आप तो वो पहुंच नहीं जाएगा, उसको पहुंचने के लिए आपके पास होना चाहिए लॉजिस्टिक। अब लॉजिस्टिक के लिए आपको चाहिए शिपिंग पार्टनर, क्योंकि आप खुद से तो नहीं भेजोगे, आपकी अपनी कंपनी नहीं है, एक आदमी को बैठा दिया और वो ट्रेन में बैठ के जाकर डिलीवर कर रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो लॉजिस्टिक कंपनी क्या करती है कि लॉजिस्टिक कंपनी बेसिकली आपके यहाँ से प्रोडक्ट कलेक्ट करती है और दूसरे जगह पे पूरे इंडिया में, पूरे देश विदेश सब जगह भेजती है। तो उसमें से एक कंपनी है शिप रॉकेट, निम्बस पोस्ट ये दूसरी कंपनी है, और तीसरा इंडिया पोस्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, इंडिया पोस्ट है, जो कि ये भी काफी अच्छी है जो करती है, और शिप रॉकेट भी काफी अच्छा है, लोगों का एक्सपीरियंस उसके साथ भी अच्छा रहा है। निम्बस पोस्ट के साथ में भी लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, इसलिए मैंने इन तीनों का नाम लिखा है। अब आप इसमें से रिव्यूज वगैरह देख के कर लेना। इसके साथ में ना आपको एक आरटीओ मैनेजमेंट भी रखना पड़ेगा। रिटर्न ऑर्डर बहुत ज्यादा आते हैं। अब जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट को भेजोगे तो रिटर्न आ जाता है, तो आपको तो नुकसान है ना भैया। आपने जो कैलकुलेशन किया उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर सारे प्रोडक्ट बिक रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको तो चाहे प्रोडक्ट डिलीवर हो चाहे नहीं हो, आपको इसके पैसे तो आपको जरूर देने हैं। क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक के पैसे तो आपको जरूर देने हैं, राइट। तो वो पैसा तो आपको लग जाएगा ना। अगर मान लेते हैं कि किसी प्रोडक्ट में आप 100 रुपए बचा रहे हो और लॉजिस्टिक में 50 रुपया लग गया आपका, राइट, और वो प्रोडक्ट बिका ही नहीं, तो आपको तो नुकसान हो गया ना। फिर अगली बार भेजोगे तो 50 रुपए में और जाएगा, वो सेम प्रोडक्ट जाएगा, तो वो बेसिकली आपको जीरो फायदा हो गया, राइट। 2-3 बार रिटर्न हो गया तो आप तो खत्म हो गया आपकी कहानी, आप तो फायदा ही नहीं करोगे। तो जो भी आप प्राइसिंग डालोगे, प्राइसिंग में इसका भी प्राइस 50 रुपए बढ़ा के डालना है, जो भी इसका प्राइसिंग होता है, ठीक है। नाउ आरटीओ मैनेजमेंट को जो होता है, रिटर्न ऑर्डर मैनेजमेंट, आप 2-3 तरह से कर सकते हैं। एक पॉलिसीज के थ्रू आप पॉलिसीज ये रख सकते हो कि रिटर्न के जगह पे कोई अगर महंगा प्रोडक्ट है, जैसे कि हेडफोन वगैरह, राइट। हेडफोन है मेरे पास में, मेरे जेब में रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज अ हेडफोन, राइट। तो ये हेडफोन जो है, राइट, इस हेडफोन के पॉलिसी की वजह से मैं इसको वापस नहीं कर सकता, रिप्लेस कर सकता हूँ, राइट। तो भाई इसने बचा लिया ना कि रिटर्न ऑर्डर को बचा लिया, आपको हर बार रिप्लेसमेंट मिलेगा, मतलब मेरा कंफर्म बिक रहा है, राइट। तो पॉलिसीज के थ्रू कर सकते हो, पॉलिसीज के थ्रू कर सकते हो। फिर उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट भेजने से पहले कॉलिंग करवा लो उनको कि भाई आपको मैं प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, आपका जो एड्रेस है वो कंफर्म कर दो। उससे भी आपका आरटीओ जो है, रिटर्न ऑर्डर जो है, वो आपका रिड्यूस होता है। अब हम लोग बात करते हैं आरटीओ पॉलिसीज के बाद बात करते हैं आरटीओ मैनेजमेंट में। एक होता है एनडीआर कॉलिंग, राइट। तो बेसिकली इस एनडीआर कॉलिंग में क्या होता है, इसमें 2 चीज होता है। एक तो कस्टमर अपने एंड से प्रोडक्ट नहीं लेता है, तो जैसे अगर आपको दिखाया कि भाई रिटर्न ऑर्डर है, तो आप तुरंत कस्टमर को कॉल करोगे और पूछोगे भाई क्या रीजन है करने का। अब उसमें एक रीजन होता है कस्टमर की अपनी बदमाशी हो सकती है, भाई हम नहीं लेंगे, हम घर पे नहीं है, हम छोड़ के चले गए, ये वो। और दूसरा हो सकता है कि लॉजिस्टिक पार्टनर की बदमाशी होती है कि उसका जो लॉजिस्टिक एम्प्लॉय है उसने सही से बात नहीं किया, उसने बोला कि अच्छा हम सुबह 6 बजे आ रहे हैं, 5 बजे आ रहे हैं, इतना सुबह नहीं आता भाई कोई, हम 10 बजे आ रहे हैं, और वो फिर उसके बाद कस्टमर उसको कॉल करता है 11 बजे कि भाई अभी तक आए नहीं, तो बोलता नहीं मैं अभी आ रहा हूँ। फिर उसके बाद 2 बजे कस्टमर कॉल करता नहीं आए, तो कस्टमर से पिस ऑफ हो जाता है, राइट। तो ये भी कभी कभी बदमाशी करते हैं। कभी कभी ये करते हैं कि डिलीवर, जैसे कि 3rd फ्लोर पे या 4th फ्लोर के ऊपर में डिलीवर करना, वो नीचे में करके चले जाता है, कस्टमर कलेक्ट ही नहीं करता है, रिटर्न मार देता है, उस केस में भी मार देता है, बहुत बार होता है, राइट। तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो जैसे आपका ये होगा, जैसे आपका ये दिखाएगा कि भाई इन्होंने रिटर्न किया, तो तुरंत कॉल करके एक बात पता कर लीजिए कि रीजनिंग क्या, और फिर उस रीजनिंग को सॉल्व करने के धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे, राइट। लेकिन अगर आपका डिलीवर सक्सेसफुल हो जाता है तो उस टाइम में एक फीडबैक कॉल भी कीजिए, यानी कि आपको कॉल दोनों हालत में करना है, अगर रिटर्न करते हैं तो भी और पहुंचता है तो भी। फीडबैक कॉल इसलिए क्योंकि ये फील गुड कराने के लिए होता है, और ये आपसे दोबारा ऑर्डर करें, आपसे एक्सपीरियंस कैसे रहा, वो बेसिकली उनको स्पेशल फील कराने के लिए होता है। नाउ आपने ये सारी की सारी चीजें कर ली, उसके बाद आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन जब तक नहीं होगा तब तक आपका बिजनेस चल नहीं सकता। आपको करना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन, मतलब 1 महीने के अंदर में कितना आपने इन्वेस्ट किया, कितना आपको लॉस हुआ, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, राइट। उस हिसाब से आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर में ब्रेक इवन आप कब रीच करो। ब्रेक इवन वैसा पॉइंट होता है जहां पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है। जैसे पूरा बिजनेस सेटअप करने के लिए आपने 5 लाख रुपए लगाया, तो बेच के आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, लेट से हर महीना आपको 1 लाख रुपया बेनिफिट हो रहा है, राइट। तो वो 5 लाख
रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट होता है। कितना महीना लगता है, कितने दिन लगते हैं, कितने साल लगते हैं, क्योंकि जब तक ये ब्रेक इवन पॉइंट रीच नहीं करे तब तक आप बेनिफिट पे नहीं आ सकते, तब तक आप प्रॉफिट में नहीं है, प्रॉफिटेबल अपने आप को नहीं बोल सकते हो। और इसके बाद में यू नो दैट उसी के हिसाब से आप या तो अपना दुकान बंद करोगे, लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा तो कितना दिन चलाओगे, राइट। तो लॉस होगा तो आप दुकान बंद करोगे, और प्रॉफिट अगर होगा तो उसी के डेटा के बेसिस पे हम स्केल करेंगे। सो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जितना बताया ये एक बहुत बेसिक चेकलिस्ट है जो एटलीस्ट आपके पास में होना चाहिए ई कॉमर्स के अंदर में। इसके बाद आप जैसे जैसे अंदर घुसोगे तो इसके अंदर में छोटी छोटी बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन इतनी चीजें तो आपको चाहिए होंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को और ज्यादा बेटर तरीके से कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपस्किल को YouTube पे फॉलो कीजिए, और हमारी कम्युनिटी फेसबुक में है, 28,000 मेंबर की है, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा अगर आपको सीखनी है डिजिटल मार्केटिंग तो आप अपस्किल के क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे किसी भी सोशल मीडिया चैनल में जाके आप मैसेज कर दो, हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी। और तब तक के लिए शुक्रिया, और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।